अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और कल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। यदि दो चार्ज सेम हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी उसी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो उन्हें अट्रैक्ट और रिपेल करने की पावर देता है। तो इस फोर्स को जो पहचान की वो मिस्टर कूलम ने की और एक नियम दिया जिसको कूलम लॉ के नाम से जानते हैं। और जो दो चार्ज एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करके फोर्स जनरेट करते हैं उसको हम कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है। सो वो जो कूलम ने स्टेटमेंट दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक उन्होंने फॉर्मूला डेराइव किया और वो फॉर्मूला ये था इन 1785। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। इन 1785 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने बार बार रीडिंग ली और उनका जो कैलकुलेशन किया उसके बेस पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। Coulomb says that if two charged particles, two stationary charged particles actually, if two stationary charged particles, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मीन्स दो जब चार्ज रेस्ट में हो, जब उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं। इफ टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद ईच अदर देन ए फोर्स इज एक्ट बिटवीन देम व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद ईच अदर a force will act between them which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो यानी इस स्टेटमेंट के आधार पे हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, जो दो चार्ज पार्टिकल, मान लो ये एक सिस्टम है और दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, और उनके बीच का सेपरेशन यदि R हो तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 और Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी R स्क्वायर। जब मैं इस अनुक्रमानुपाती नियतांक यानी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इसको जब इक्वल करता हूँ तो यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मुझे इसके लिए कांस्टेंट लगाना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी परमिटिविटी एक ऐसी टर्म है इसको आप समझ सकते हो, यानी द एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वैक्यूम। तो एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कितना सपोर्ट करता है वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मीडियम, यानी मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कूलम्ब लॉ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻12 यूनिट
एप्सिलॉन इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अल्टीमेट वैल्यू इस कांस्टेंट की यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमने यूज की वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इस एक्सपेरिमेंट के साथ यूज करते हैं, इस फॉर्मूले के साथ। तो ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो दो चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है यानी ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, इनके बीच का जो स्पेस है यदि वो वैक्यूम हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करेंगे। और यदि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दूं यानी कोई वैक्स रख दूं यानी कोई पेपर रख दूं या माइका शीट रख दूं, तो कोई भी मीडियम रखने से जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ ना कुछ मॉडिफाई होगा क्योंकि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो अलग होगी। तो ये मुझे ये बताएंगे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मैं ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, जब मैं इस वैल्यू को एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए एक्चुअली वैक्यूम। तो जब एप्सिलॉन की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, फॉर्मूला फॉर मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन into Q1 Q2 over R square. So epsilon is the permittivity of medium and value of epsilon is equal to epsilon naught K 1/4 epsilon naught into K Q1 Q2 over R square. So we find that F medium is equal to F vacuum over K. Yani if we place any dielectric medium between two charges, then the value of force is reduced by the factor K and K is the dielectric constant for that medium. तो आप अगर दो चार्ज सिस्टम के बीच में वो डायरेक्टिव मीडियम प्लेस करोगे तो जो हमारी वैल्यूज है फोर्स की वो वैल्यू के फैक्टर से रिड्यूस होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप इसको न्यूमेरिकल में कंसीडर करेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला के बेस पर होंगे। यदि कोई ऐसा डायरेक्टिव मीडियम जो आपको दे दिया जाए और उसका अगर डायरेक्टिव कांस्टेंट किया हो तो हमारे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करके थोड़ा सा और करता हूँ। तो हमने ये देखा कि जो कूलम्स लॉ का फोर्स यानी कूलम फोर्स का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square। सो ये इसका जो सिंपल नोटेशन है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर भी जरूरी है और मैं इसे डायरेक्शन के साथ भी शो कर सकता हूँ। तो यदि मैं इसका वेक्टर नोटेशन में लिखने का प्रयास करूँ तो हम ये जानते हैं कि अगर सपोज करो ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ये एक्स डायरेक्शन में शो करता है और ये वाई डायरेक्शन। मान लो कि दो चार्ज हैं जिनकी पोजीशन स्पेस के अंदर में एक Q1 पोजीशन और Q2 पोजीशन, इनके बीच का एक वेक्टर है, इसको मैं R वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। R वेक्टर ये ओरिजिन है और यदि मैं दोनों चार्जेस को ओरिजिन के साथ मिलाता हूँ तो इस वेक्टर का नाम मैंने R1 वेक्टर और इस वेक्टर को मैंने R2 वेक्टर कहा। ये R2 वेक्टर। So if we want to calculate the force on charge 1 due to charge Q2, then F12 यानी force on charge 1, force on charge Q1 due to charge Q2 is represented by the force 12. Force is the vector quantity, so force is the vector 12 is equal to 1/4 epsilon naught into Q1 Q2 over R स्क्वायर इनटू, अब मुझे इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर शो करना पड़ा है क्योंकि फोर्स चार्ज ऑन Q1 फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज द डायरेक्शन वेक्टर इज R21 कैप। यहाँ पर R21 ये मैं डिफरेंट वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो यूनिट वेक्टर है, क्या मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यूनिट वेक्टर यानी R21 कैप इज इक्वल टू
represented by R21 vector over R21 mode value. So R21 vector is equal to R into R21 कैप वेक्टर. सो जब मैं इस वैल्यू को यहाँ यूज करता हूँ, जब मुझे डायरेक्शन वेक्टर दिखाना है तो यहाँ पर R21 कैप. दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जब Q1 पर फोर्स लगता है ड्यू टू Q2 तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो Q2 से Q1 की तरफ होगी और वो R21 कैप वेक्टर से शो करेंगे. जब मैं R21 कैप वेक्टर की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ, फोर्स 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ. R21 कैप इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R से मल्टीप्लाई एंड R से डिवाइड इनटू R21 कैप. तो इट इज द वेक्टर नंबर. यानी F12 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर R क्यूब इनटू R21 वेक्टर. और R21 वेक्टर को मैं यहाँ से कैलकुलेट कैसे करूँगा, क्योंकि R1 जब मैं डायरेक्शन वेक्टर निकालता हूँ, यानी एक इस पॉइंट पर पहुँचने के, अगर मैं इसको A से रिप्रेजेंट करूँ इसको B से, तो यानी R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर दिस डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू R1 वेक्टर. सो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी F12 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. सो ये फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स के वेक्टर रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. यदि मैं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू Q1 कैलकुलेट करूंगा तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ फोर्स F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली आप इसी मैनर से देख सकते हो, फोर्स Q1 Q2 ओवर R क्यू इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो यानी इससे मुझे समझ आता है दोनों फॉर्मूले की सहायता से कि F21 फोर्स इज इक्वल टू माइनस F12 फोर्स. ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसकी सहायता से इसको कर सकता हूँ. आने वाले वीडियो में हम इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स की सहायता से हम इस फॉर्मूले की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच.